गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। और आज की इस वर्चुअल क्लास में हम करने वाले हैं रिवीजन क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नेम इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज से हम क्या करेंगे, एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे और उसकी आज आपके पास एक फर्स्ट वीडियो लेक्चर आपको मिलने वाला है। और हम क्या करेंगे, चैप्टर के अंदर एक होगा हमारा वर्डिंग वाला पार्ट और एक होगा हमारा न्यूमेरिक पार्ट। तो हम क्या करेंगे, वर्डिंग पार्ट को एक वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और न्यूमेरिकल पार्ट को दूसरी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ये रिवीजन है, हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दूंगा मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जाएगा आपका। जैसे कि आपके कंटेंट वाइज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको इतने टॉपिक्स को स्टडी करना है, यानी कि आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इतने टॉपिक आपके पास मिलने वाले हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज चार्ज, सेकंड इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, थर्ड वन इज मेथड ऑफ चार्जिंग। ये आपका नहीं है, थर्ड पार्ट नहीं है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंपोनेंट, करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड सीरीज एंड पैरेलल। तो आपके पास वर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ टॉपिक आपके पास रहने वाले हैं और इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके बनेंगे जो कि आपको खुद ही प्रिपेयर करने हैं। ये रिवीजन लेक्चर है और इस रिवीजन लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आपके पास डेफिनेशन मैंने चार्ज की आपको पहले बता रखी है, आप वो भी लिख सकते हो और ये डेफिनेशन भी आपकी चल जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको पहले बताई है वो ज्यादा रेलेवेंट है, ये ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। ये जस्ट मैंने नेट से एक स्लाइड उठाई है, पीपीटी उठाई है और उसके अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ यही वीडियो सफिशिएंट है ऐसा नहीं है। आपको जो मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो दिए हुए हैं आपको वो भी स्टडी करना है और बुक को भी आपको फॉलो करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने के लिए है। तो चार्ज की डेफिनेशन आपके पास आ गई, चार्ज के टाइप्स आपके पास आ गए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जहां जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंसेस दैट विल बिकम पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम डिनोटेड बाय कैपिटल सी। इट इज डिटेक्टेड बाय डिवाइस नेम एज इलेक्ट्रोस्कोप। ये आपने लोअर क्लासेस में 7th या 8th में आपने पढ़ रखा है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही आपके पास है। ये हम चार्जिंग कैसे करते हैं वो आपको बता रखा है, मैंने आपको अपनी वीडियो लेक्चर में बता रखा है। जब भी हम रब करते हैं एक सरफेस को दूसरे सरफेस पर तो उस तरह से चार्जिंग की जाती है, ये मैंने आपको बता रखा है। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम देख लेते हैं। जो टोटल चार्ज होता है यूनिवर्स का वो कंजर्व रहता है। ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए चार्ज के बारे में, अगर नहीं पता तो भी कोई इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व, यानी कि कांस्टेंट रहता है। सेकंड, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। लाइक चार्जेस रिपेल होता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होता है। इसको ध्यान से थोड़ा चेंज कर लेना। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि अनलाइक चार्जेस दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव मीन्स चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। मान लो सपोज करो एक बॉडी पे चार्ज 1 कूलम है, दूसरी बॉडी पे चार्ज 2 कूलम है, दोनों को ऐड करके 3 कूलम चार्ज बन सकता है। चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? Q इज इक्वल टू NE। ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, तो इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए। उसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग हम नहीं पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सीधा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफरेंट टाइप से यूज करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन कार, आजकल इलेक्ट्रिक कार आने लग गई है। यूज्ड इन मोटर, यूज्ड इन कम्युनिकेशन, जैसे मोबाइल के लिए आपको चार्जिंग करनी है तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस आपको बताया हुआ है। सेकेंड लाइन में आपके पास डेफिनेशन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से करंट। ओके, तो यहां पर आपके पास आ गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन थ्रू अ सर्किट, और यू कैन से कंडक्टर इज सेड टू बी करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू Q बाई टी। और Q का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने पहले स्टडी किया है, मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बता भी रखा है। Q का फॉर्मूला होता है N इंटू ई, where N is the number and E is the charge on the electron, which is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। चार्ज इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या बनती है आपके पास?
एम्पियर बनती है, कैसे बनती है? कूलम पर सेकंड से बनती है, क्योंकि चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, टाइम की सेकंड, तो कूलम पर सेकंड एम्पियर। इट इज मेजर बाय डिवाइस कॉल्ड एमीटर। करंट को हम कैसे मेजर करते हैं? करंट को हम एमीटर डिवाइस से मेजर करते हैं। इट्स डायरेक्शन टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपके पास कंसेप्ट ये है कि एक होता है हमारे पास कन्वेंशनल करंट और एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इट मींस दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन अगर हमें बात आती है कन्वेंशनल करंट की, तो हम उसे हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट और कैसे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। लेकिन जब हम बात करेंगे कन्वेंशनल करंट की, तो उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, और करंट फ्लो क्यों करता है? करंट फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी आपका करंट फ्लो करेगा। इट फ्लोज एज ए रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, एंड ऑफ द कंडक्टर। और हमेशा जो करंट फ्लो करता है वो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लाइक जैसे आपके पास जो फ्रूट है वो ऊपर से नीचे डाउन आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम वहां पर बोलते हैं कि फ्रूट का जो हाइट पर जो उसकी एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ मूव करता है। उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक करंट आपके पास है, इट विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस इज मस्ट very necessary condition for the flow of electric current. Okay, next is electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अ फील्ड अराउंड अ सब्सटेंस, चार्ज के सराउंडिंग जो भी फील्ड होगा उसे हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको करवा भी नहीं रखा है, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद बारी आता है पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference की definition: it is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a given point, from infinity to a given point in the electric field. Electric field के अंदर जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट पर लेकर आते हैं, तो उस समय जो हमें वर्क करना पड़ता है उस वर्क को बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। और उसको वो कैसे आती है? वो आती है फॉर्मूला W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W बाई Q। पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से, तो कैपिटल V का फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है? W बाई Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, तो यहां पर इट इज द, अगेन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, देख लेते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, अच्छा वही पूरा प्रॉपर चल रहा है, छोड़ो इसको, आपने कर ही लिया है। हाँ, ये जरूर नोट करना, इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एमीटर से और पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। ये आपने बात जरूर ध्यान रखनी है। ओके, ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा स्टेटमेंट में चलते हैं। इट इज स्टेट दैट एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट, देन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम जनरली किस नाम से जानते हैं? बैटरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बैटरी के अकॉर्डिंग ही करंट फ्लो करेगा। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन हम इसे इस तरह से लिखते नहीं है। हमें इसको लिखना कैसे है? हमें इसे लिखना है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, फॉर फॉर्मूला पर्पस। क्यों? क्योंकि जो बेसिक यूनिट हमारे पास है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हमारे पास बैटरी है। बैटरी के अकॉर्डिंग करंट डिसाइड होता है, इसीलिए हमें लिखना चाहिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हमने यहाँ पे क्या लिखा है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, गलत लिखा है। आपको क्या लिखना चाहिए? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखना चाहिए। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के बाद हमारे पास क्या आता है? R आता है। ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसका नाम हमने बाद में क्या दिया है? रेसिस्टेंस। उसे हम बाद में क्या नाम देते हैं? रेसिस्टेंस नाम देते हैं। और आगे जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो रेसिस्टेंस का ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, जो ओम्स लॉ है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ओमिक कंडक्टर है और आप उसमें V और I की वैल्यूज का एक ग्राफ बनाते हो, तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और अगर आपके पास नॉन ओमिक कंडक्टर है तो इस कंडीशन में जो आपके पास ग्राफ आएगा वो इस तरह से कर्व लाइन आएगा। तो आपको ये बात समझनी है, ओनली ओमिक कंडक्टर्स कैन फॉलो ओम्स लॉ।
और वो आपको कैसे पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा बाय या विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, इंक्लाइन टू वी एक्सिस, तो इस तरह से आपके पास क्या रहेगा, वो ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है, और वो जो सब्सटेंस आपको दिया हुआ है दैट सब्सटेंस इज ओमिक कंडक्टर। और अगर ग्राफ आपके पास ऐसे आता है, कर्व शेप में आता है, तो दैट सब्सटेंस इज नॉन ओमिक कंडक्टर। आपको ये बात क्लियर हो जाती है। ओके, तो बड़ा फास्ट हमें काम कंप्लीट करना है। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि फ्लो ऑफ करंट को जो रोक रहा है उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है रेसिस्टेंस। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो ओम्स लॉ से ही आया है। जैसे ओम्स लॉ में आपके पास फॉर्मूला था V इज इक्वल टू आई आर, तो वहीं से हमने R का फॉर्मूला बनाया, R इज इक्वल टू V बाय I। हमने फॉर्मूला क्या बनाया, V बाय I। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम डिनोटेड बाय दिस साइन। ये साइन आपने बनाना सीखना है। ओके, इसके बाद आपके पास रेसिस्टेंस किस फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस में आपके पास सबसे पहले है लेंथ। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आपने ऐसे लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बात बताई गई है, आपने लिखना इसको प्रॉपरली है। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, आपने ये भी बताना है। इफ लेंथ इंक्रीजेस रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, इफ लेंथ डिक्रीजेस रेसिस्टेंस डिक्रीजेस। एंड सेकंड इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। और वो कैसे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, एक मिनट, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इनवर्सली। देखने में जो साइन है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन प्रोनाउंस करने में, बोलने में आपको ये ध्यान रखना है कि जब R के सामने है, जैसे देखो यहाँ पर R के बिल्कुल सामने है, तो इसे बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पर क्या है, 1 बाय है, 1 बाय, तो 1 बाय में हम उसे क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अब इन दोनों को कंबाइन करके आपके पास क्या बन जाता है, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। आपके पास क्या बन जाएगा, L बाय A। और L बाय A का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन आप हटाओगे, उसके साथ आपको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को इंक्लूड करना पड़ता है, एंड दैट इज योर रेसिस्टिविटी। वो आपके पास क्या होती है, रेसिस्टिविटी होती है, जिसको हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस और यू कैन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और यू कैन से रेसिस्टिविटी, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये फॉर्मूला आपके पास है, आपने इसको ध्यान रखना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपके पास आ सकता है, न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, तो यहां पर आपके पास कुछ बातें आपको दी गई हैं, आप इसे नोट कर सकते हो। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और यू कैन से रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। ये भी मैंने आपको बता रखा है कैसे होती है, आप उसको देख लेना। तो यहाँ पर ओम मीटर इसकी एसआई यूनिट होती है। और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है रेसिस्टिविटी के लिए, कि रेसिस्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, इट डजंट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल। आपने ये बात ध्यान रखनी है। तो न्यूमेरिकल्स में इसका क्या यूज होगा, कैसे यूज होगा, हम वहां पर इसे डिस्कस कर लेंगे। ओके, इसके बाद आपके पास ये कुछ रेसिस्टिविटीज की वैल्यू दी हुई है। इन रेसिस्टिविटी वैल्यूज को आपको हल्का सा याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है, जितना आप कर सकते हो उतना अपने लेवल पर। ठीक है, कंपटीशन लेवल पर आप जितना मर्जी करो। सीबीएसई के अंदर इसके अंदर प्रॉपर कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसे नहीं आता है, फिर भी आप इसको एक बार देख लेना, टेबल के गो थ्रू हो जाना। इसके बाद आपके पास है फिक्स रेसिस्टेंस और वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो फिक्स रेसिस्टेंस वो होता है जिसकी वैल्यू हमेशा हमेशा फिक्स रहने वाली है, और वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं बाय डूइंग सम एक्शन। तो यहाँ पर ये हमारे पास है फिक्स रेसिस्टेंस, इनकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर सपोज करो इसकी वैल्यू 1 ओम है, तो 1 ओम ही इसकी वैल्यू रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैप। इस कैप को मूव करने से हम रेसिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास वेरिएबल रेसिस्टेंस को, और ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास फिक्स रेसिस्टेंस को। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, फिक्स रेसिस्टेंस देयर वैल्यू डज नॉट चेंज अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, दे आर सेट एज ए पर्टिकुलर वैल्यू। इनकी जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, बिल्कुल सेट होती है। ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर देयर रेसिस्टेंस कैन बी इजीली चेंज बाय चेंजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ। तो जो रेसिस्टेंस है, वेरिएबल रेसिस्टेंस जैसे ये है, इसमें हम रेसिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। और कैप को मूव करने से क्या होता है, एरिया और लेंथ इंक्रीज चेंज होता है। तो लेंथ और एरिया चेंज होने से रेसिस्टेंस चेंज होगा, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो ये वेरिएबल रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये फिक्स रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और यू कैन से कांस्टेंट रेसिस्टेंस को,
इसके बाद आपके पास कुछ कंपोनेंट्स हैं। सर्किट आपको समझना है, तो ये आपके क्लोज सर्किट की डेफिनेशन, अ क्लोज पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक पाथ जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो, ठीक है। अब आपको ये समझना है टाइप्स ऑफ सर्किट। टू टाइप के सर्किट्स आपके पास अवेलेबल हैं, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट कौन से होते हैं? जिसके अंदर करंट आपका फ्लो नहीं करता। यहां पर भी इन्होंने गलत कर दिया है इस पार्ट को। ये एक्चुअली क्लोज सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओपन सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है, इस स्लाइड को पढ़ते हुए थोड़ा ध्यान देना कि क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है, लेकिन ओपन सर्किट में करंट आपका फ्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो ध्यान से, ये यहाँ पर ओपन है, देखो ये जो इसका लीवर टाइप है ना, ये लीवर टाइप इससे अलग है, यानी कि ये ओपन है इस समय, लेकिन यहाँ पर ये इसके साथ टच कर रहा है, यानी कि ये क्लोज है। पार्ट ये सही शो कर रहा है, लेकिन बस नाम को लिखते हुए गलत कर दिया है। तो ये क्लोज सर्किट को रिप्रेजेंट करता है, ये ओपन सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। ओपन सर्किट में क्या होता है? स्विच को हम क्लोज कर देते हैं, स्विच को क्लोज करने पर करंट फ्लो करेगा, क्योंकि सर्किट जो आपका कंप्लीट हो जाता है। ओपन सर्किट में नो करंट फ्लो। देखो वर्डिंग सारा सही है, बस लिखने में गलती कर दी, यहाँ पर ओपन था, यहाँ पर क्लोज था। क्लोज सर्किट करंट फ्लो कंटिन्यूसली, ओके। तो ये आपके पास कुछ सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स भी आपने प्रॉपरली याद करना है। ये रिप्रेजेंट करता है एक सेल को, ये रिप्रेजेंट करता है एक बैटरी को, जिसके अंदर कितने सेल है? 3 सेल है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है, यानी कि 3 सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब भी सेल एक से ज्यादा होते हैं तो हम उसे बैटरी बोलते हैं। ये आपके पास ओपन, ये क्लोज, ये वायर ज्वाइन, वायर क्रॉसिंग, बल्ब, रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस, एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये सब आपको मैंने पहले ही बता रखा है, आप इसको यहां से नोट कर सकते हो, दोबारा आपकी रिवीजन भी हो रही है, ठीक है ना। इसके बाद डिवाइसेस, तो डिवाइसेस में आपके पास, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, हमें सिर्फ 2 पार्ट पे ध्यान देना है, एक है एमीटर और एक है वोल्टमीटर। एमीटर मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन से वोल्टमीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। ये 2 बातें आपने याद रखनी है। इसके साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि सर्किट का पॉजिटिव पार्ट बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ना चाहिए, या फिर जो डिवाइस है आपका, सपोज करो आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ए। देखो यहाँ पर ये डिवाइस दिया हुआ है, इसके बीच में लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है ए। इसका मतलब क्या है? ये एमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है? एमीटर के पॉजिटिव पार्ट को पॉजिटिव से जोड़ना है और नेगेटिव पार्ट को नेगेटिव से जोड़ना है। आपने ये बात ध्यान से रखनी होती है, ओके, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखने की, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट एंड एमीटर इज कनेक्टेड सीरीज, ओके। इसके साथ एक बात और याद रख सकते हो आप, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज एक्सट्रीमली हाई, एंड आइडियल कंडीशन में उसे हम इनफाइनाइट भी मानते हैं, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 0, आइडियल कंडीशन में 0 माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट, यानी एमीटर की बात हो रही है, सीरीज में कनेक्टेड होना चाहिए, पॉजिटिव एंड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये भी बात आपने ध्यान रखनी है, ओके। इसके बाद वोल्ट मीटर, देखो यहाँ पर ये डिवाइस है और यहाँ पर V को रिप्रेजेंट किया गया, तो यानी कि वोल्ट मीटर बता रहा है। तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, पॉजिटिव साइड ऑफ द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और यू कैन से बैटरी, ओके। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद कॉम्बिनेशन, जो रेसिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास 2 टाइप से अवेलेबल है, एक है रेसिस्टेंस इन सीरीज और एक है हमारे पास रेसिस्टेंस इन पैरेलल। रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है? रेसिस्टेंस इन सीरीज तब होता है जब आपके पास रेसिस्टेंस या रेसिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड है और दे बियर डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस बट द करंट इज सेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसकी, तो देख लेते हैं इसको दोबारा से जल्दी से फास्ट की। When 2 or more resistors are connected end to end consecutively, they are said to be connected in series. उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कि वो सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं। ये कंडीशन देख सकते हो, when a number of resistors connected in series are joined to the terminal of a battery, then each resistance has different potential difference. आपने इसको मार्क करना है। Then each resistance has a different potential difference across its end, which depend on the value of the resistance, but the total potential difference across all the end of all the resistors in the series is equal. तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। When a number of resistors are connected in series, then the same current flow through the
ईच रेसिस्टर्स, आपने ये बात भी याद रखनी है, यानी कि कुछ कंडीशंस हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज के लिए, ठीक है। व्हेन यू से द सिस्टम इज इन सीरीज, रेसिस्टेंस आर इन सीरीज, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए हमेशा हमेशा। तो ये है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो यहाँ पर R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग है, V1, V2, V3, लेकिन दे हैविंग द सेम करंट, दे आर हैविंग द सेम करंट। यहाँ पे कुछ डेरिवेशन का पार्ट आपको बताया गया है, डेरिवेशन को भी आप देख सकते हो। इसमें इन्होंने क्या किया, लेट द फिगर शोज 3 रेसिस्टर R1, R2, R3 कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ सपोज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस R1 इज V1, R2 इज V2, R3 इज V3, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। मेन जो कंडीशन है वो समझ लेते हैं, V1, V2, V3 इज इक्वल टू दिस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जो V है ये V1, V2, V3 के इक्वल होने वाला है, इन तीनों का सम इसके इक्वल होने वाला है। सपोज करो आपके पास यहाँ पे टोटल वोल्टेज 6 है, तो ये 1 हो सकती है, ये 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन तीनों का जो सम होगा वो आपका 6 आना चाहिए। तो हमने वही कंडीशन यहाँ पे लगाई, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V की वैल्यू क्या होती है, IR फ्रॉम ओम्स लॉ, वी नो दैट V का फॉर्मूला क्या होता है, IR। तो यहाँ पर V का फॉर्मूला है IR यूज हो जाएगा, यहाँ पर V1 है तो क्या यूज होगा, IR1 यूज होगा। यहाँ पर आप ये बोलोगे सर यहाँ पर I1 क्यों नहीं हुआ, तो I1 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तीनों के लिए सेम करंट है। अगर करंट डिफरेंट होता तो हम I1, I2, I3 लेते, नहीं करंट डिफरेंट है तो हम क्या लेंगे, IR1। V2 के लिए IR2, V3 के लिए IR3, वैल्यूज को पुट करेंगे, I को कॉमन लेंगे, I को I से काट देंगे और आपके पास सीधा डेरिवेशन बनेगी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर आपके पास ये डेरिवेशन भी हो गई है, आपको क्लियर हो गई होगी, ध्यान से देख सकते हो आप यहाँ पर। ओके, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सारा का सारा कंप्लीट पार्ट जो हमने सीरीज के लिए पढ़ा है, बिल्कुल वैसे ही आपको पैरेलल के लिए पढ़ना है। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होगी, जब सीरीज के लिए, वहां पर सीरीज के लिए क्या था, करंट सेम था, तो यहां पर क्या होगा, करंट डिफरेंट होगा। सीरीज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप पढ़ सकते हो, ध्यान से देख सकते हो। व्हेन 2 or more resistors are connected between the same points, they are said to be connected in parallel. When a number of resistors are connected in parallel, then the potential difference across each resistor is same, which is equal to the potential या voltage of the battery applied. Different amount of current flows through each resistance, which depend on the value of the resistance. सारी की सारी बातें सेम चल रही हैं, कोई इसमें ज्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो। लेकिन यहाँ से कंडीशन आपकी चेंज हो रही है, बट द करंट फ्लोइंग through each parallel resistance taken together, but the current flowing through each parallel resistance taken together is equal to the current flowing through the circuit as a whole। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आपके पास करंट की वैल्यू होंगी डिफरेंट, I1, I2, I3, और आप जब उनको कंबाइन करोगे तो वो कॉम्बिनेशन जो होगा करंट का, वो कंप्लीट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट के इक्वल होने वाला है। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको, आपने यहाँ से पढ़ ही लिया होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है। सीधा आते हैं यहाँ पर R1, R2, R3, I1, I2, I3, ठीक है, क्योंकि करंट डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम I1 की वैल्यू लेंगे V बाय R1। V बाय R1 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास इस केस में पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, सेम है। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, V बाय R1, I2 की वैल्यू होगी V बाय R2, I3 की वैल्यू होगी V बाय R3, और इन तीनों को सम करके आपका क्या बन जाएगा, V बाय R इज इक्वल टू V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3। इस केस में क्या होगा कि आप V को कॉमन लेके कट कर दोगे, जैसे ही आप V को लेके कॉमन लेके कट करोगे तो आपका रिजल्ट आने वाला है 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इसके लिए थोड़ी सी सॉरी बोलूंगा आपको कि ये थोड़ा सा इसके अंदर एक कुछ पार्ट है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ये मैंने अपने आप से नहीं बनाई है, ये मैंने डाउनलोड की है, और उसी डाउनलोड के अंदर इस पेज के अंदर इस स्लाइड के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो समझने वाला पॉइंट है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद ये कुछ कंपैरिजन दे रखा है सीरीज और पैरेलल का। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 3 रेसिस्टेंस हैं R1, R2, R3, सपोज करो वैल्यू आपके पास है 1, 2, 3, तो सीरीज के केस में क्या हो जाएगा, जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका ज्यादा आने वाला है। जैसे RS की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 की वैल्यू है 1, R2 की वैल्यू है 2, R3 की वैल्यू है 3। तो RS की वैल्यू यानी कि रेसिस्टेंस इन सीरीज
टोटल की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6 आ गई, विच इज ग्रेटर फ्रॉम 1 2 3, यानी R1 R2 R3 तीनों से ही क्या है, ज्यादा है। तो मोर देन द हाईएस्ट रेसिस्टर, इसका अपोजिट क्या होगा पैरेलल में, लेसर देन द लीस्ट वन। अमाउंट ऑफ करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में कम होता है, क्योंकि आपको पता है रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। जब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है कि जो करंट फ्लो करेगा वो कम करेगा, और उसके अपोजिट पैरेलल में करंट फ्लो करता है ज्यादा। स्विचिंग ऑन ऑफ, हम सीरीज कॉम्बिनेशन में सेपरेट स्विच नहीं लगा सकते ऑन ऑफ के लिए, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है ये एक ड्रॉबैक भी है सीरीज कॉम्बिनेशन की। अगर आपके पास 3 डिवाइसेस हैं सीरीज में तो आप सेपरेट स्विच नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप एक चीज को रोक, आप एक कंपोनेंट को रोकोगे दूसरा कंपोनेंट ऑटोमेटिकली अपने आप ही रुक जाता है। लेकिन पैरेलल में हम डिफरेंट स्विचेस लगा सकते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसीलिए घर के अंदर, डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर हम सीरीज कॉम्बिनेशन को अवॉइड करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। appliance failure, if one appliance fail in series combination it will affect the entire circuit। अगर आपके पास सपोज करो एक सर्किट के अंदर 10 अप्लायंस हैं और एक अप्लायंस काम करना बंद कर रहा है, तो वो 9 के 9 अप्लायंस का जो काम है वो भी रोक देगा। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होगा, एक अप्लायंस काम करना बंद करेगा, दूसरे काम करते रहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाता है आपका, ईच अप्लायंस रिसीव मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड, सो ईच, यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो गया, ये पॉइंट पोटेंशियल पैरेलल का है और यहाँ पर जो पॉइंट है ये सीरीज का है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना लास्ट में। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सीरीज के अंदर डिवाइड होता है, पैरेलल के अंदर सेम रहता है। तो चलो इसमें, इस वीडियो में स्लाइड शो के अंदर छोटी छोटी जगह कुछ पॉइंट की जगह थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अदरवाइज आपको जो एज ए रिवीजन मुझे देनी चाहिए थी, इससे बेस्ट मेथड मुझे नहीं लगा। अगर ये सारा का सारा काम मैं यहाँ पर हाथ से लिखता तो इतनी रिवीजन हमारी नहीं हो पाती। तो अभी हमने इस चैप्टर के वर्डिंग वाले पार्ट को टच कर लिया है, देख लिया है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके पास हो सकते हैं, आप उन्हें पढ़ना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे। ओवरऑल आप इसकी जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है उसकी तैयारी करते हैं। हर रोज 30 मिनट्स आपको साइंस को देने ही पड़ेंगे, साइंस में फिजिक्स पार्ट को। ओके, तो इसके साथ फिनिश करते हैं अपनी ये वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।